वेलकम डियर फ्रेंड्स। और आज मैं बहुत ही अलग तरह का वीडियो लेकर आया हूँ। और जैसा कि जानते हैं कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली। ऐसा माना जाता है कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ। मेरा मानना है कि मुल्क आज़ाद तभी होता है, देश आज़ाद तभी होता है जब उसकी सोच आज़ाद होती है। तो आज़ाद सोच होने के लिए आपको अपने इतिहास, अपने भूगोल, अपने वर्तमान और अपने भविष्य सबकी समझ पैदा करने की ज़रूरत है। तो मेरा मानना है कि भारतीयों के अंदर स्वयं का इतिहास के प्रति जो अवेयरनेस है वो कम है। और डॉक्टर अम्बेडकर हमेशा कहते थे, वो डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग की बात करते थे। उसी डिग्निटी के को स्थापित करने के लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और सफल भी रहे, और उसका परिणाम भी मिला। उनके दैनिक जीवन में जिन मुकामों को उन्होंने भविष्य में हासिल किया दैनिक जीवन के संघर्षों के उपरांत, वो और उनकी ज़िंदगी में जो आसानियाँ आईं बाद के जीवन में। शुरू के जीवन में बहुत संघर्ष थे, बाद के जीवन में भी, लेकिन संघर्ष तो बने ही रहे। लेकिन अगर हम फिज़िकल एस्पेक्ट्स की बात करें, भौतिक सुख की बात करें, तो उन सारी चीज़ों को उनको मिले, अवेल हुआ उनको। लेकिन इसके बाद भी वो अनवरत समाज के उत्थान के लिए लगे रहे। तो वो एक एस्पेक्ट है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम भारत के इतिहास को देखते हैं तो भारत के इतिहास को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, आज़ादी से पहले एकमात्र उद्देश्य था कि भारतीयों को नीचा दिखाया जाए, और इसके लिए ज़रूरी था कि भारतीयों के मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डाला जाए। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मतलब स्वयं के प्रति हीन भावना, स्वयं के अंदर का स्वाभिमान न होना, मतलब स्वयं की डिग्निटी को न समझ पाना। मनुष्य और जानवर के बीच में यही अंतर होता है कि मनुष्य अपने को डिग्निफाइड, अपनी डिग्निटी को समझता है, जानवर उसको नहीं समझता है। बहुत सारे मनुष्य हैं जो जानवरों की ज़िंदगी जीते हैं, उनको अपनी डिग्निटी का एहसास नहीं होता है। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, इवन सम एनिमल्स आल्सो हैव डिग्निटी। जब आप उनको, जैसे सपोज डॉग इज़ देयर, तो डॉग को अगर आप किसी डॉग को रोटी दे दो आप, तो वो खा लेता है किसी भी स्थिति में। कुछ डॉग्स हैं जिनको आप दो तो वो नहीं खाते हैं जब तक उनके पॉट में न रखा जाए, तो ये उनके बर्तन में रखा जाए। तो ये एक मतलब डिग्निटी कितना मूलभूत स्वभाव है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, उसकी वकालत डॉक्टर साहब ने किया था। और हमारे सामने कुछ किताबें हैं, और मैं यही मानता हूँ कि भारत को आज समझने की ज़रूरत है। बहुत सारी किताबें हैं। इसमें किताब देखिए एक नॉवल के रूप में इंडिया दैट इज़ भारत, कॉलोनियलिटी, सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इन बातों पर जोर दिया गया। JSI दीपक इसके राइटर हैं, ब्लूम्सबरी पब्लिकेशन के द्वारा। और इस किताबों के बारे में ये रिव्यूज़ हैं। और JSI दीपक के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस बुक में देना तो चाहिए था उनके बारे में, कि दिया नहीं इसमें। JSI दीपक के बारे में इसने दिया नहीं है। तो चलिए मैं बता दूं इतना कि वो खड़गपुर के प्रोडक्ट हैं। IIT खड़गपुर से उन्होंने किया है, फिर BTech उन्होंने किया, फिर LLB किया, और फिर इस समय सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं। तो ये किताब है, और इस किताब को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और इसके बाद बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि सामान्य जो बिलीव है अभी उससे। लेकिन मेरा उद्देश्य ये किताब नहीं था। मेरा उद्देश्य था कि हम सही मायने में ये किताब, इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। और मैं बताऊं कि किताब मैंने कब लिया था। मैंने आई वॉज इन बेंगलुरु में थे। उस समय विश्व संस्कृत सम्मेलन का आयोजन किया गया, और संस्कृत सम्मेलन में मैं जानता था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरा मानना था कि शुरू से कि भारत का ज्ञान विज्ञान वो संस्कृत भाषा में है। और अंग्रेज़ों के समय में उस भाषा को साइडलाइन किया गया था। अंग्रेज़ों के समय में इस ज्ञान को छिपाया गया ताकि भारतीयों के अंदर जनजागरण न हो सके, आत्मगौरव का बोध न हो, और
वो सारी चीज़ें जो ज्ञान के स्रोत थे उसको 2 दर्जे का बताया गया, और कुल मिला के एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लॉयटेशन ही उनकी पॉलिसी थी। यहाँ पर कुछ रिव्यूज़ हैं, और अब इस किताब को समय तो बहुत कम है, लेकिन देखिए लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, इस किताब को कंट्रीब्यूट करने वाले किन किन लोगों का योगदान है। और तो इस विश्व जब संस्कृत सम्मेलन हुआ तो वहाँ पर मैं जा तो नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, छुट्टियाँ भी लेनी होती हैं कुछ, तो मैं जा तो नहीं पाया। लेकिन हमारे यहाँ के संस्कृत जो के टीचर थे उनको वहाँ पर एक वॉलंटियर के रूप में जाने का मौका मिला। तो उस दौरान मैं तो समझता था, तो मैंने कहा कि आप देखिए यहाँ पर इसके बारे में भी, न्यूटन्स की थ्योरी के बारे में भी कुछ क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि क्या वास्तव में न्यूटन का था या भारतीयों का था। और बाद में उसको तो जब वहाँ पर तो मेरी उस समय सैलरी बड़ी कम थी, 9,000 रुपये की सैलरी थी, और ये किताब 1,000 रुपये के आसपास की थी उस समय। तो उन्होंने क्या किया कि इतना बड़ा अमाउंट सर को न देना पड़े, तो उन्होंने लाइब्रेरी के नाम पर बुक इशू कराई थी। देखा होगा आपने, लाइब्रेरी का लगा होगा यहाँ पर, केंद्रीय विद्यालय CRPF यलहंका बेंगलुरु, देख लीजिए, ठीक है, CRPF यलहंका बेंगलुरु। तो उन्होंने ये किताब जो है वहाँ परचेज की और KV CRPF की लाइब्रेरी में दे दी, और मैं वहाँ से जेरॉक्स करा लिया। और इस किताब में आप देख रहे हैं, अभी आप मेरी बात सुन भी रहे होंगे और देख भी रहे होंगे कि भारत वैदिक गणित का नाम तो आपने सुना ही है। तो अब देखिए मैथमेटिक्स का है, तो भारत का ऐसा कोई भी ज्ञान का क्षेत्र नहीं था जहाँ भारतीयों ने अपने योगदान को न दिया हो। पाइथागोरस थ्योरम से आप बहुत परिचित हैं, और पाइथागोरस से पहले इन्होंने देखिए एलजेब्रा, ठीक है, पाइथागोरस से बहुत पहले बौधायन जी थे, उन्होंने बौधायन सूत्रम लिखा था, और पाइथागोरस ने भी इसको दिया था। कुल मिला करने का मतलब ये है कि यहाँ का जो ज्ञान विज्ञान है इस प्रकार से यहाँ से लिया गया और इसको एक्सपोर्ट किया गया अपने देश में। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। होता क्या कि जब नई जनरेशन को ना बताया जाए ये चीज़ ना, तो नई जनरेशन में भी वही कॉम्प्लेक्स आएगा जो हमारे पुरानी जनरेशन में था, मतलब स्वयं पर विश्वास नहीं होना, और जो कि बहुत ही खराब चीज़ है। किसी देश को गुलाम बनाने के लिए सबसे आइडियल चीज़ें ये होती हैं कि आप उनका, देखिए पाइथागोरस थ्योरम की बात कर रहा था मैं, तो बौधायन सूत्रम, ये देखिए बौधायन सूत्रम, बौधायन थ्योरम है, ठीक है। तो ये चलिए, तो मैं थोड़ा सा जल्दी से दिखा दूँ आपको, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह लीलावती के बारे में मैं सुन रहा था, पढ़ रहा था कि लीलावती भास्कराचार्य ने सिद्धांत शिरोमणि नामक किताब लिखी थी, और उस किताब की जो उस पूरी कहानी जो है वो किस प्रकार उन्होंने ज्योतिष गणना की। अब आज ज्योतिष की बात करो तो आपको पोगा पंडित समझ लिया जाता है, पोगा पंडित, और आपको अंडर वैल्यू किया जाता है, जबकि ज्योतिष विज्ञान टोटल मैथमेटिकल नॉलेज है। आज मैं डिबेट हो रहा था, मैं जैसे बताया, मैंने साइट किया एग्जांपल। पहले मैं भी संकोच करता था बोलने में कि लोग मेरे ऊपर एक लेबल लगा देंगे कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन अब उस फेज से मैं बाहर निकल चुका हूं, और मैं जो सच है सच को बोलता हूं और प्रखर होकर बोलना पसंद करने लगा हूं। जैसे हमारे यहाँ कहा था 108 की माला, जो कहते हैं ना 108 की माला फेरने, है ना, तो देखिए 108 के पीछे का जो इतिहास है ना, 108 का क्या साइंटिफिक महत्व है उसके बारे में यहाँ पर डिटेल दिया गया है। हड़प्पा से पहले भी एक संस्कृति थी, तो उस संस्कृति, हालांकि हड़प्पा से ही हम लोग समझते हैं कि संस्कृति हड़प्पा से ही शुरू हुई, जबकि ऐसा नहीं था। तो और वो भी हमारी संस्कृति का हिस्सा था, क्योंकि उससे जो मिलने वाली चलिए, तो अब डेविड फाउले ने क्या किया, दिस ग्रेट वैदिक लिटरेचर रिक्वायर्स अ ग्रेट अर्बन कल्चर टू एक्सप्लेन इट, just as the great Harappan urban culture requires a literature to explain it. It both come from the
सेम रीजन एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। मैक्स मुलर साहब को बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है और ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना उन्होंने ऐसा ट्रांसलेट किया है और जिसके आधार पर ही पूरा इतिहास का लेखन हुआ, जिसकी वजह से बहुत ही विद्रुपता आई। तो इनका जो ऑथेंटिकेशन है वो थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि इनका इंटेंशन भले ही न बुरा हो, लेकिन इन्होंने गलत इंटरप्रेशन किया और उसकी वजह से इसका नतीजा जो है भारतीय समाज में बहुत विकृतियाँ आई। विद द ड्यू रिस्पेक्ट, मैक्स मुलर साहब को बहुत रिस्पेक्ट है कि उन्होंने पाश्चात्य जगत को भारतीय ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया, लेकिन साथ ही साथ वो जो इंटरप्रिटेशन इनका जो गलत हुआ ना किसी चीज़ से, मतलब किसी थ्योरम को आप गलत समझ लो और उसी को इंटरप्रेट करो, तो उसी तरह कुछ हाल इनके साथ हुआ और उसका परिणाम जो है आने वाली पीढ़ियों को अभी तक जो है भारतीयों के मन में जो इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स वो बना हुआ है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मोटार वगैरह के कैसे यूज करते हैं। और इससे भी ज़्यादा मैं एक और किताब दिखाऊंगा आपको, साइंस इन संस्कृत करके। देखिए अब आपको जब आप टेम्पल अगर आप देखें स्टैचूज वगैरह के यहाँ दिखाया गया है, तो मदुरई का जो टेम्पल है उसके कहते हैं ऐसा कि उनके पिलर से जो है मृदंगम की आवाज़, ढोलक की आवाज़, तबले की आवाज़ इस तरह से निकलती है। तो क्या इतना आसान था इतना सारा, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, आपस में नहीं करते हैं। और जब आप किसी अच्छी चीज़ की, जब अच्छे बातों की, जो सेल्फ प्राइड वाली बातें हैं उस पर चर्चा नहीं करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपके अंदर कॉम्प्लेक्स होगा। जब कोई दूसरा बात करेगा और उस पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे तो आपके अंदर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स तो आना ही आना है। और यही कॉम्प्लेक्स तो अंग्रेज़ों की जीत थी और यही तो वो चाहते थे, ये उन्होंने दिया। मेटलर्जी, आप जब आयरन पीरियड तो देखिए, आयरन पीरियड आपने देखा ही होगा कुतुब मीनार में, तो आयरन अभी तक रस्टिंग नहीं हुआ है। ये हमारे क्या था, ये तो हमारे मेटलर्जी का बहुत बेस्ट एग्जांपल था ना कि हमारी मेटलर्जी, हमारा साइंस, केमिस्ट्री, हमारा मेटल का नॉलेज कितना बढ़िया था। मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा था उसको अंडरलाइन भी किया था। हाँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है ना रेगुलरिटी नहीं होने की वजह से भूल जाती। तो ये हमारा ज्ञान विज्ञान का है, मैंने ठीक है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का भी बहुत ही, देखिए कि सारी चीज़ें जो हैं, केमिस्ट्री का नॉलेज बहुत बेहतरीन था, लेकिन उसको चूँकि अब बीच में इतने सारे गैप्स हो गए, इतने अटैक हुए बाहर से, फिर अंग्रेज़ों का शासन 200 साल का लगभग, तो उसकी वजह से सब कुछ, मतलब सारा ज्ञान विज्ञान सब चौपट हो गया, सब छुपा दिया गया, हटा दिया गया, जला दिया गया। ये सारी चीज़ें हुई। नालंदा को कौन नहीं जानता, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जिसको बख्तियार खिलजी ने जला दिया। तो एक विद्यालय ने क्या बिगाड़ा था, किताबें क्या बिगाड़ रही थी, लेकिन बस वही विध्वंसकारी सोच, विक्रमशिला, यही हत्या, ओदंतपुरी, ठीक है। अभी जैसे बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बहुत पहले सब हो चुके हैं भारत में। तो इस वजह से अगर हम भारत के ज्ञान विज्ञान को आज मरा हुआ देखते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं है कि जो गैप्स जो हुए हैं, एम्ब्रियो, देखिए एम्ब्रियो, फॉइटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यहाँ मतलब इसी में कहीं पढ़ रहा था कि इतना ज्ञान था कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसको कितनी मात्रा में किस तरह की लाइट की ज़रूरत है, वो सब सारी चीज़ें सुश्रुत के बारे में कहा था कि वो पहले सर्जरी कौन कौन से हमारे, इंटेस्टाइनल सर्जरी, एब्जॉर्बेबल लिगेट्यूर्स, ब्लैडर स्टोन रिमूवल, प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज, स्टिचरिंग, अब इसके बारे में नहीं आता होता। तो ये सब सारी चीज़ें उस समय थी जिसको हम आज प्लास्टिक सर्जरी भी आज भी सामान्य व्यक्ति को नहीं मालूम है। देखिए मैंने इसको इंसर्कल किया हुआ ये है ना। तो ये जो देखिए सर्जरी ब्लैडर स्टोन रिमूवल, ब्लैडर में अगर स्टोन है तो उसको कैसे रिमूव किया है। सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी ऑफ द नोज, राइनोप्लास्टी, देखिए ये और सारे जानवरों से लिए गए हैं, देखिए इससे मिलता है।
सिम्ह यंत्र कहा जाता था, लायन फेस्ड इस तरह से, ठीक है। रक्षा यंत्र बियर फेस्ड। तो जानवरों से उसकी प्रेरणा लेते हुए आज भी जानवरों पर रिसर्च कर किया जाता है। और हमारे यहाँ के वैज्ञानिक ऋषि मुनि, देखिए भाई ये भी मैं कहीं पढ़ रहा था कि पंडित अलग है, साधु अलग है, ऋषि अलग है। तो मतलब ये सब कैटेगरी बनी हुई थी नॉलेज, जिससे से नॉलेज, जैसे आपको इसको ऐसा समझिए कि प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, और मतलब टीजीटी, पीजीटी, यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, यूनिवर्सिटी रीडर, प्रोफेसर, इसी तरह का था ऋषि मुनि। और ये साधु और पंडित का जो कॉन्सेप्ट था, लेकिन न तो बताने वाले कोई, न फॉलो करने वाले कोई। और बीच में जो गैप हुआ, तो उसके बाद आज़ादी के बाद जो काम हुए वो भी उतने प्रभावशाली नहीं। इसलिए एजुकेशन में देखिए हमेशा परिवर्तन होता रहा है, और परिवर्तन होना भी चाहिए। चिड़िया उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, समझे। अपनी मंजिल तो आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है। सफलता मिले न मिले यह तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश भी ना करें तो गलत बात है। इसलिए कोशिश तो करनी ही चाहिए, और मैं उसी कोशिश में लगा हूँ कि सही मायने में भारतीयों के मन में डिग्निटी जागे, अपने लिए और राष्ट्र के लिए। उसी का प्रयास है। इसमें किसी पोस्ट की दरकार नहीं होती है, एक मिशन होता है ज़िंदगी का। उसी मिशन पर रास्ता, उसी से एनर्जी मिलती है, उसी से ताकत मिलती है। चलिए, इससे बहुत लंबा है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं दूंगा टाइम। और देखिए ये सब सारे जो स्टेटमेंट्स कहे गए हैं, चंद्रशेखर स्वामी डायरेक्टर, रिटायर्ड आईआईटी मद्रास, डॉक्टर राजीव संगल, डायरेक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद। इस तो जो विद्वान हैं इस चीज़ को समझते हैं। चलिए, ये अब देखिए डायरेक्ट इसमें देखिए, साइंस इन संस्कृत करके देखिए क्या आप हैं। उस समय में बेंगलोर में पोस्टेड था किताब। देखिए प्लेनेटरी मोशन, इसमें मैं पूरा दिखा नहीं पाऊँगा कि पूरा ओपन नहीं हो रहा है ये। चलिए, सोलर सिस्टम एस्ट्रोलॉजी, मून के बारे में है। कॉजेज ऑफ इक्लिप्स, आजकल हम इक्लिप्स की बात करते हैं ना, तो इक्लिप्स की देखिए एस्ट्रोनॉमी। अब चूँकि उस समय था, अब बाद में और रिसर्च हुई, इन्हीं चीज़ों को आधार बनाकर रिसर्च किए गए, और बाद में उसको अपना क्लेम करके बताया गया। तो फिर किसी चीज़ को आप जब आपके पास बेस तैयार हो जाता है, तो इसके बाद आप इसको लगातार करते रहो। लेंस, इलास्टिसिटी, हिस्ट्री ऑफ फिजिक्स, इंडियाज़ रोल एंड स्टेटस, मशीन डिफाइंड शिप्स, टाइप्स ऑफ एलॉय, manufacture of fabric was provided in book कल्प। अब देखिए विमान टेक्नोलॉजी भी थी यहाँ पर। देखो त्रिपुर विमान, जिसे कहते थे कि रावण पुष्प विमान के साथ आता था। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब चूँकि इतना सारा गैप हो गया कि इन पर विश्वास लोग नहीं करते हैं। लेबोरेटरी, फ्लेम टेस्ट, एक्सप्लोसिव, सॉल्ट्स एक्सट्रैक्शन, मर्क्यूरी, मेटल्स एंड एलॉयज, एक्सट्रैक्टिंग प्योर मेटल, कौस्ती यंत्र। तो ये आप इससे ये काफ़ी है। आपको ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता है, गोल्ड का क्या है तरीका, लॉस ड्यूरिंग हीटिंग, किस समय हीट करते समय क्या नुकसान होता है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन, लेड, आयरन के कौन कौन से प्रकार हैं। अब ये सारी चीज़ें हमारे लोग जानते थे। बेल मेटल, ज़ीरो नंबर्स, ये आयरन पिलर का है यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, बौद्धायन सूत्र जिसकी चर्चा में कर रहा था। स्क्वायर, पाई,
द यूनिट्स ऑफ एंगल्स मेजरमेंट, ट्रिग्नोमेट्री आ गया यहाँ पर, तो ठीक है। एम्ब्रियोलॉजी, गर्भस्य चत्वारि चतुर्विधानि भूतानि माता संभवानि आहार जनन कृत्यानि च सर्वस्य सर्वाणि भवन्ति देहे, चरक संहिता में कहा गया है। और अभी बाबा रामदेव जी का एक केस हुआ था, उस केस में यही प्रॉब्लम थी कि जो 1954 के आसपास एक कानून बना था, वो जब जवाहरलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उस समय उसमें ये था कि एलोपैथ में जिन चीज़ों का इलाज नहीं था, उन्हीं चीज़ों को कहा कि इसका इलाज नहीं है। अब आयुर्वेद ने उसका इलाज पहले से होता आ रहा है, भारतीय ग्रंथों में लिखा हुआ है, तो उसी आधार पर बाबा रामदेव क्लेम करते हैं। तो सुप्रीम, चूँकि रूल बन गया तो सुप्रीम कोर्ट उसको फॉलो कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट भी सही है। चूँकि आयुर्वेदिक ग्रंथों में है, बाबा रामदेव उसको क्लेम कर देते, तो वो भी सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो रूल के अनुसार ही चलेगा ना। तो आधुनिक समय में जो रूल है उसमें का इलाज नहीं हो सकता है कुछ डिजीज़ का, जिसको बाबा रामदेव क्लेम करते हैं। और एक टोटल मामला था। चलिए, तो ये भी बहुत लंबा है। ज्ञान का अभाव ही अज्ञान, और इसी अज्ञानता को दूर करने के लिए मेरा प्रयास है कि ये अज्ञानता दूर हो और लोग भारत का क्या कंट्रीब्यूशन है, प्राचीन भारत का क्या योगदान है, इसको समझें। और ये जीवन का उद्देश्य, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आर्ट, पेंटिंग, लैंड इवेल्युएशन, ब्रेक मेकिंग, तो ये आपने देखा। और उम्मीद है कि ऐसी चीज़ों को देखने के बाद आपके अंदर ज़रूर ये फीलिंग आएगी। और अगर थोड़ी सी फीलिंग आई राष्ट्र के प्रति, तो ये आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। थैंक यू, धन्यवाद।